बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको डीएनए के स्टूडियो से खुशामदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, पीजे मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज की अहम स्टोरीज़ पर ये बात करेंगे। मैं एक दो चीज़ें छोटी छोटी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। एक बड़ी अहम ख़बर है, लेकिन इसकी तफसील किसी के पास अभी नहीं आ रही। वो है कि पंजाब से 40,000 से ज़ायद ख़वातीन पिछले कई सालों से गायब हुई हैं। और ये अफसोसनाक अमर है कि ये 40,000 जो बच्चियाँ अपने घरों से गायब हुई हैं, इनके लवाहिकीन ने 40,000 FIRs दर्ज नहीं करवाई हैं, और ना ही पुलिस ने 40,000 ख़वातीन जो गायब हुई हैं, लापता हुई हैं, उनको बरामद करने के लिए कोई बहुत बड़ी मुहिम चलाई है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है और इसको हम अगले 2 दिनों में फॉलो करेंगे कि ये इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। दूसरी एक अफसोसनाक आज वाक़या हुआ है। डॉक्टर अब्दुल हई बलोच थे, कौमी असम्बली के रुकन, 1970 में मुंतखब हुए। उनका तल्लक था बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से। मिडिल क्लास के लीडर, प्रोफेशन के हिसाब से डॉक्टर। और आप अंदाज़ा लगाएं कि वो हमेशा सफ़र कार में करते थे। वो लाहौर से वापस बलूचिस्तान जा रहे थे, ट्रैफिक के हादसे का निशाना बने हैं। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। और ये उन लोगों में से हैं जिनको हम कहते थे कि लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आने वाले वो लोग जो पार्लियामेंट तक गए हैं, मैं इस खातिर कि वो लोगों के करीब थे, लोगों में से थे। ऐसे दोस्त जब जाते हैं तो दुख होता है। देखिए साहब, दोनों ही इशू आपने बहुत इंपॉर्टेंट छेड़ दिए हैं। एक तो ये कि 40,000 ख़वातीन के मसले पर मुख्तसर से एक जुमले का कमेंट ये है कि अगर जो लॉ इन्फोर्सेस हैं वो भी समझें कि दूसरों की माँ बेटियाँ भी उनकी अपनी माँ बेटियाँ हैं, और गैरत महसूस करें वो कि जब बेटी घर से निकल जाए, चली जाए, उठा ले जाए, कोई अगवा हो जाए रास्ते से, तो कितनी तकलीफ़ होती है। और दूसरी आपने बुखारी साहब इसमें एक बात ऐड कर लें कि जब आपका सिस्टम फेल हो जाए, सिस्टम वो पॉप ना करे चीज़ों को कि यार ये 40,000 बची हैं और पूछने वाला उनको पूछे ना, तो फिर ये हाल होगा। दूसरी बात मैं इसमें कर दूं अपना और थोड़ी सी। वो कह रही है 40,000 हैं, ये अगवा हुई हैं, वही ना, अगवा हुई हैं। और ये तो और ज़्यादा हीनियस है। 36 अजला से हुई हैं, 36 ज़िलों से। पूछने वाला कोई पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जो इस्लामी होने का दावा करती है, ये मेरे ख्याल से बहुत ही शर्मनाक फिगर है जो खान साहब ने बताया है। और दूसरी बात, अब्दुल हई बलोच साहब यकीनी तौर पर वो बहुत बड़े लीडर थे बलूचिस्तान के, और जो बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट है उसके भी बानी रहनुमाओं में उनका शुमार होता था। तो ये भी दौड़ी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो मेन स्टोरी मैं डिस्कस करना चाहूँगा आज, वो है फिर वही रूसी फ़ौज ने जो कार्रवाई की है यूक्रेन के ख़िलाफ़। वो क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर क्या वहाँ गुजर रही है, इसके हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा जब मेरी बारी आएगी। जी, एक तो हमारे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को $55 मिलियन फ़ाइन हुआ है इन नॉन कंप्लायंस, जो कि हमारे जो उसका प्रेसिडेंट है आरिफ उस्मानी, उन्होंने कहा कि ये गलत है, हमने हर चीज़ से कंप्लायंस किया। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, क्योंकि आप अभी भी FATF के उसके रडार के अंदर है। तो अगर नेशनल बैंक रडार पर है, हाँ, और अगर हमारा नेशनल बैंक इसके अंदर आता है तो दैट हैज़ सीरियस इम्प्लिकेशंस। मेरे ख्याल जो इस वक्त की सबसे अहम स्टोरी जिसका पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल से ताल्लुक़ है, वो स्टोरी बनती है जो अपोजिशन पिछले 3 हफ्तों से गर्मा गर्मी, सियासी गर्मा गर्मी और सियासी मुलाकातें करते करते, तो हमें देखना है कि ये अब किसी एंड गेम की तरफ जा रहे हैं या रुक गए, या इसकी कल्मिनेशन किस तरह होगी। मेरे ख्याल इस पर भी बात करनी चाहिए। जब आप जो बात कर रहे हो ना, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर तशरीफ वापस ले आए हैं, और आते ही उन्होंने इस सारी जो अपोजिशन की मुहिम थी उसका तोड़ निकालने की कोशिश शुरू कर दी है। शेख रशीद साहब ने तो वार्निंग दे दी है कि अगर पाकिस्तान में हालात दुरुस्त ना हुए तो मुमकिन है कि फिर ये जमहूरी अमल ही लपेट दिया जाए। इस हद तक वो चले गए हैं। अब मसला ये है कि कुछ सारा मुल्क जानता है कि मामला तैनातियों के हवाले से है। अब उसमें तवक्को ये की जा रही है कि चंद एक रोज़ में एक और अहम मीटिंग होने वाली है तैनातियों के हवाले से। अगर वो हो जाती है, दोनों फ़रीक़ैन के
ख्वाहिशात के मुताबिक, तो फिर ये जो सारी कोशिश है, ये मेरा ख्याल है फिर जिस तरह नहीं नहीं इफ्तिखार साहब, मैं माजरत के साथ डिसएग्री करूंगा, क्योंकि देखो एट द एंड मैं ऑफ लफ्ज़ पूरा कर लेता तो फिर डिसएग्री आप करें ना। तो मेरा ख्याल है कि फिर ये सारी की सारी जो कोशिश है ये फिर पेंडिंग हो जाएगी, नाकाम हो जाएगी। जी आप बोलिए। नहीं, ना कोई पेंडिंग होगी ना कुछ होगा। मैं ये समझता हूँ, जितनी सियासत की मुझे समझ बूझ आ रही है, कि जितनी अपोजिशन पार्टीज़ ने पहली दफ़ा 3.5 साल में जिस तरीके से अपने आप को यकजा करके, अपने अंदर कंसेंसस पैदा करके, और जो डायरेक्शन अडॉप्ट की है और जिस स्ट्रेटजी के साथ आए हैं, अब इनके लिए देयर इज नो फॉल बैक पोजीशन। ये मेरी चले जाए, पहले उधर हम रूस को निपटाएं। रूस से निपटने के बाद रूस और यूक्रेन से निपटाएं। तो ये हमारे पास है 2 सेगमेंट, हमने इसी भी करने। ठीक है जी। 2 बातें खान साहब मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो आलमी ज़मीर और यूनाइटेड नेशंस इस किस्म के जो अदारे हैं, या इस इंसानी हकूक़ के हवाले से, ये अल्टीमेटली एक्शन उस वक्त लेंगे जब मुकम्मल तबाही जो है वो कंप्लीट हो चुकी हो। मैं 2-4 हवाले माजी से आपको दे दूँ। मुसलमानों के साथ जहाँ भी जो कुछ भी हुआ, बोस्निया जब तक बिल्कुल बर्बाद तबाह नहीं हो गया, ना कोई आलमी अमन फोर्स पहुंची वहाँ, ना यूनाइटेड नेशन पहुंचा। मुसलमानों की जो तबाही हुई सबके सामने है। उसके बाद इराक में मैसिव वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ढूंढने गए थे, नहीं मिले, वहाँ उस कौम की पूरी की बर्बादी करके अमेरिकन घर चले गए वापस। उसके बाद शाम, ये हमारे सामने मिसालें हैं। उसके बाद अफ़गानिस्तान 20 साल तक वहाँ रहे, तबाही करके उस मुल्क की उसके जड़ों को उखाड़ के अमेरिकन अपना बोरिया बिस्तरा उठा के चले गए। और कश्मीर, ये आपके सामने है, किसी का ज़मीर नहीं जागा, किसी के पेट में दर्द नहीं हुई। आ जाइए यूक्रेन की तरफ। मेरा प्राइमरी कंसर्न यूक्रेन के हवाले से वो पाकिस्तानी और वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त वहाँ ऑलमोस्ट एक आफत का शिकार हैं। कीव में कोई 500 के करीब तलबा हैं जो जंग के ऐसे इलाके के बीच में घिरे हुए हैं जहाँ मुसलसल बमबारी हो रही है, और रूसी फ़ौज बढ़ के ऑलमोस्ट कीव का मुहासरा कर चुकी है। चेर्नोबिल का जो एटमी पावर प्लांट है वो भी उनके कब्ज़े में चला गया है, और मुसलसल एयर रेड्स भी हो रहे हैं और टैंकों की बमबारी भी हो रही है। पाकिस्तान का सफारत खाना कोशिश तो कर रहा है अपनी पोजीशन को बचाने की, लेकिन अगर आप वो इंटरव्यूज़ सुने जो पाकिस्तानी तलबा के और पाकिस्तानी रेजिडेंट्स के हमने सुने हैं, टीवी की मुख्तलिफ स्क्रीनों पर तकरीबन तमाम ही चैनल्स ने उसको दिखाया है, तो हमें बहुत अफसोस है इस बात पर कि वो कसम पुरसी की हालत में वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब आ जाइए इसके दूसरे एस्पेक्ट की तरफ। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर तो अमेरिका जॉर्जिया की तरह से, टर्की की तरह से नेटो का हेडक्वार्टर उसको बनाना चाहता था कि यानी यूक्रेन को, तो रूस का कंसर्न हमें समझ आता है। इस वक्त इस पूरे सिनारियो में सबसे अहम रोल चाइना का है। चाइना ने रब्ता किया है प्रेसिडेंट शी के साथ और अपने उनसे कंसेंसस जो है वो हासिल करने की कोशिश की और मशवरा दिया है दोनों ही साइड्स को कि आप वॉर की बजाय मुज़ाकरात की तरफ आएँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चाइना ने कंडेम नहीं किया है रूस का जो एक्शन या जो हमला है उसके खिलाफ, बल्कि चाइना ने कहा यूएस कंसर्न्स को एक्सेप्ट भी किया है। जी मैं बता रहा हूँ ना कि वो एक देखें, चाइना अब डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में किसी से पीछे नहीं है। वो अपना एक फसाद जो है दुनिया के सामने भी बनाए रखेंगे, रशिया से, लेकिन रशिया के साथ उनकी जो हमांगी कह लीजिए, अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, या ताल्लुकात में जो गर्मजोशी है इस वक्त, उसके तहत उन्होंने उसके इस एक्शन को कंडेम नहीं किया। अच्छा देखें पीजे, ये बात है कि ये मामला मेरा ख्याल है ये 2-4 रोज़ का इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, और वो जो वहाँ का यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वो मेरे ख्याल रास्ता छोड़ देगा, क्योंकि नेटो के बारे में तो आज उसकी बातें मैं सुन रहा था, वो प्रेसिडेंट साहब में वो तो बड़े बदल हो चुके थे, और उन्होंने कहा कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि नेटो हमारी किसी किस्म की मदद को नहीं आया। अब नेटो सिर्फ यही कर सकता है कि मीटिंग शीटिंग करता, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करता। वैसे तो नेटो की कोई अफवाज तो वहाँ पे आ नहीं सकती, असल में मसला यही है। तो इस सारी सूरत को मद्देनजर रखते हुए देख के फिर बात कहाँ तक जाती है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने तो एक कहा है, मैं यूक्रेन को नहीं छोड़ूंगा, मैं वहीं रहूँगा, पहला टारगेट मैं हूँ, दूसरा टारगेट मेरी फैमिली है। चलो रेटरिक। इसके अंदर जब आपने कहा ना 2-4 दिन के बाद ये ठंडी चीज़ हो जाएगी, उन्होंने यूक्रेन को टोटली एक्सेस कर देना है, उन्होंने इस पर कंट्रोल करना है। और जो आगे जो पिक्चर आ रही है उसमें मैं समझता हूँ कि इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और आपके जो दूसरे एशियन स्टेट्स हैं, इनका क्या रोल होगा। क्योंकि आई फेयर कि जिसकी हम पहले भी टच करते रहे कि आपका एक ईस्टर्न ब्लॉक बनने का एक बहुत बड़ा डर है। आपका डॉलर
चाइना ने हिंट करा दी हुई है कि टू रिप्लेस इट विद द येन, द इंटरनेशनल मॉनेटरी करेंसी। अब ये जो चीज़ है ये बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि इसमें आपका एक टोटल वर्ल्ड डिवाइड का एक होने का ख़तरा है। हम कहाँ बैठे हैं, आपने अपनी प्रोलॉग में बता दिया है कि वज़ीर आज़म ने, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भाई मैं बताऊंगा, उन्होंने कहा मैं घोटकी जाके बताऊंगा। अब घोटकी में पता नहीं क्या है, वहाँ कौन सी पार्लियामेंट बैठी है, बट वो जाके जलसा कर रहे होंगे ना घोटकी में, वो जलसा वहाँ कर रहे होंगे जलसे ना। में बात ये कर रहे इनके मुरीद है ना हाशमी साहब, जी, बिल्कुल। क्या नाम है, कुरैशी साहब के कुरैशी मुरीद साहब, जी, हैं, जी। तो वहाँ पे एक जलसा बड़ा हो जाएगा, तो शायद वो बड़े जलसे में बताएं। मेरे ख्याल ये- में पीर मुरीदी के हवाले से तो इस किस्म के आलमी मसाइल हल नहीं होते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए ये था कि दौरे से वापस आके वो पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाते और उसके अंदर पाकिस्तान की पोजीशन को नहीं स्टेट वो करते। देखें। पार्लियामेंट को हमने दिया वो पेंशन करने के लिए, आजकल हमारी पार्लियामेंट फारग नहीं नहीं वो तो हमने अच्छा, किसी और देखिए, मकसद के लिए दिया हुआ है ना। तो नहीं हम नहीं बुला सकते ना जी। अच्छा, मेरे नज़दीक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 चीज़ें। पहली चीज़ क्या है, रशिया का कंसर्न। रशिया अपना इंटरनेशनल जो उसका पोस्चर या जेस्चर था एज ए सुपर पावर, वो दोबारा रीगेन करना चाहता है, मुझे ये समझ आती है। और उसकी डिमांड ये थी कि 1997 की जो नेटो की पोजीशन है, तो नेटो उस पोजीशन पे चला जाए। दैट मीन्स कि पोलैंड और जॉर्जिया और उस एरियाज़ को छोड़ के नेटो पीछे चला जाए, जिस पर डेफिनेटली नेटो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, अब उसने जो स्टेप उठाया बड़ी सोच समझ के उठाया। ही नोज के वेस्ट की कैपेबिलिटी क्या है, जिसका इजहार अभी जो यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर ने कह भी दिया, और उसको जो हमारे पंजाबी में नहीं कहते कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के खबरें माही किथे रह गया, तो अब वो माही को तलाश कर रहा बेचारा। उसको तो पहले आगे ना कि आप डीन्यूक्लियराइज हो जाएं, सारे वेपन सारी चीज़ें दे दें, हम नेटो में हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो रशिया किसी सूरत में वापस नहीं आएगा। और जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना के साथ वो इन लाइन है। 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 चीज़ कि इस जंग से पहले रशिया वाज प्रिपेयर्ड, उसके 700 अरब से ज़्यादा के फॉरेन रिजर्व्स हैं, उसने अपने रिजर्व वापस रशिया में लेकर आ गया। उसके पास ऑयल है, उसके पास एनर्जी है, उसके पास जो कमोडिटीज़ आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं। तो उसको जो इंटरनेशनल डरा डरू के सैंक्शन लगाई जा रही हैं, उसका फ़ायदा होगा। और उसका रिजल्ट क्या है, एक दिन में जो रशियन नेचुरल गैस है उसकी प्राइस सबसे ज़्यादा चलेगी। अच्छा, मैं अब जा रहा हूँ ब्रेक पर। ज़्यादा ब्रेक से वापस आएंगे तो रूस और यूक्रेन के हवाले से जो इत्तलात हमारे पास हैं या जो हम समझते हैं आपसे शेयर करेंगे। जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजात। क्या हो रहा है रूस और यूक्रेन में, हमारे माहिरीन आपको बता रहे हैं। जी जावेद साहब, कुछ आप कह अच्छा, रहे मैं थे। जो कुछ भी हो रहा है रशिया और यूक्रेन के हवाले से, मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा हमें कंसर्न ये होना चाहिए कि बीइंग ए पाकिस्तानी, आपने इस सारी एपिसोड से क्या सीखा। मैं ये समझता हूँ, मेरे नज़दीक 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि आपको अपने आप को मजबूत करना है, नेटो या किसी और ममालिक की बातों में ना आकर आपने अपने डिफेंस को कमज़ोर नहीं करना किसी सूरत में। अगर आपने डिफेंस को कमज़ोर किया तो जो यूक्रेन का हाल हुआ वही आपका होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सबक जो रशिया के हवाले से मुझे सीखना है कि उसने 20 साल में अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि अपने रिजर्व को 700 अरब डॉलर से ऊपर ले गया। अब उसको ना सैंक्शंस का डर है, अगरचे सैंक्शंस की वैल्यूज खत्म होती जा रही है, सैंक्शंस का डर है, और ना उसको कोई एक्सटर्नल पावर्स का अब खौफ रह गया। तो मैं ये समझता हूँ बीइंग ए पाकिस्तानी, हमारे हुक्मरानों को, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको 2 ही चीज़ों की तरफ सोचना चाहिए। इसी में अवाम की भलाई है, इसी में मुल्क की भलाई है। वरना जिस तरह के आपका दुश्मन ईस्ट में बैठा है और जिस तरह आपको हर 5 साल बाद 10 साल बाद वेस्ट से उगलाया जाता है, तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ से निकलने के लिए आपको ये 2 सबक सीखने पड़ेंगे। जी पीजे, सबक सीखेंगे आप? देखें, सबक तो आप ऑन अ डेली बेसिस सीखते हैं। सीख रहे हैं आप एज ए कॉम? जब आपको झटका पड़ेगा फिर आप सीखेंगे, ठीक। क्योंकि आप यहाँ बैठे होते हैं और हम सारे इधर बातें करते हैं, वो आर्टिकल 35 भी कर देते हैं
और 370 भी कर देते हैं, फिर हम उठ जाते हैं जाके। उठ गए हम? नहीं, ये भी हैरानगी की बात है। नहीं उठे हम। बहुत अगर जल्दी उठते उठ होते गए। ना, अगर उठते होते तो आज यूनाइटेड नेशंस के सामने खड़ा होता, आज मैं व्हाइट हाउस के सामने खड़ा होता। आपके छोटे छोटे यहाँ से लोग जाके प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेट्स गो बैक टू द Now, रशिया the एंड thing here यूक्रेन। for Ukraine is कि यूक्रेन जो आप पाकिस्तान की बात करते हैं, यूक्रेन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। हमें गंदम की शॉर्टेज की आप बात करते हैं, गंदम अगर वहाँ से नहीं आएगी, आपको यहाँ इफ़ेक्ट होगा। एक दूसरा ये है कि वज़ीर आज़म ने जो एक बात बड़ी क्लियर की है कि मैंने अपने अंडे सारे एक बास्केट में नहीं डाले। चलो जी, वेरी गुड। मैं समझता हूँ आप बिल्कुल बायलैटरल्स करें, हर चीज़ करें, बट रिमेंबर वन थिंग, रशिया और रादर द सोवियट्स हैव ऑलवेज हैड एन एप्रीहेंसिव व्यू अबाउट पाकिस्तान। क्योंकि 10 साल आपने उनको रेजिस्ट किया है, और वो जो रंजिशें हैं वो ओवरनाइट नहीं जाती हैं। ठीक है, आज आप रशिया के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल करें, लेकिन डोंट फॉरगेट कि आपके जो दूसरे पार्टनर्स हैं जिन्होंने आपको ओवर द इयर्स 70 इयर्स जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, आपको खड़ा किया है, आपको धोखा भी दिया, बिल्कुल अच्छी बात की है, आपने धोखा भी दिया है, लेकिन आपका लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है जिसमें आपकी डिवोर्स नहीं हुई है। इस मौके के ऊपर एक चांसेस है कि इफ वी डोंट प्ले आवर कार्ड्स राइट, वी माइट डाइवोर्स हमने ली नहीं है। देखिए साहब, गुजारिश ये है है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास और ख़ास तौर से अमेरिका और उसके एलाइज के पास सैंक्शंस का एक बहुत बड़ा टूल था, लेकिन 2 मुल्कों ने उसको नल एंड वाइड करार क्या दे दिया, साबित कर दिया। एक ईरान ने, आपको पता है ईरान के खिलाफ इस तरह की पाबंदियां थी कि एक प्याज का गट्ठा जो है वो अंदर नहीं जाता था, आपके सामने। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिखाया अपनी कौम को कि कैसे सेल्फ रिलायंस किसे कहते हैं, और वो निडर हो गए, उनको किसी से अब डर नहीं लगता। मेरे ख्याल से रूस ने, जिस तरफ आपने हवाला दिया कि उन्होंने अपने रिजर्व इतना ऊंचे वो ले गए हैं, वो विजडम है, वो वहाँ की लीडरशिप की विजडम है। तो पुतिन को बहुत अच्छी तरह पता था ये कि अगर वो यूक्रेन में जाएंगे तो उसके क्या आफ्टर मैथ्स होंगे। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि दुनिया की पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में वो उसका रोल बहरहाल अपना एक है। पुतिन के बारे में हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। द मैन हैज़ हेडेड द KGB फॉर 7 years, so he knows how the world politics moves। तो एक तो उनको सैंक्शन से नहीं डरा सकते आप, जिसका इजहार भी उसने कर दिया है कि यू ट्राई वट एवर यू वांट टू। नहीं तो वो पेट्रोल का देख लेना, आ रहा हूँ ना, 91 में आ गए। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि जी हम उनको बैंकिंग सेक्टर से वॉच आउट कर देंगे। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, यू ट्राई इट। कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर तो अमेरिका और उसके हवारियों का ख्याल ये है कि वो रूस को डरा धमका लेंगे, तो ये तो होने नहीं जा रहा। मेरा ख्याल है इट्स ए वेरी कैलकुलेटेड डिसीजन टू एंटर इनटू यूक्रेन। अगर आप रूसी मौक़िफ़ सुने कि वो क्यों गए हैं यूक्रेन में, तो यू विल फाइंड कि कोई ख़राबी ऐसी नहीं है उनके फैसले में। बिकॉज अमेरिका बहादुर जो है वो जॉर्जिया के बाद, टर्की के बाद यूक्रेन में नेटो का एक हेडक्वार्टर बनाना चाहता था, टू बी क्लोजेस्ट एट ए क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू चाइना एंड रशिया बोथ। इसको उसने मार किया है, इसको उसने प्रीएम्प्ट किया है। पीछे देयर इज अ मैसेज आ रहा है हमें स्टूडेंट्स के बारे में। बिल्कुल जी, देखिए टॉक अबाउट ये दो, बिल्कुल आपकी बड़ी प्यारी बात मैसेज आ रहा है बार-बार मेरे मोबाइल पे आ रहा है। 500 बताया जा रहा है स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अप्रॉक्सिमेटली और इसके अलावा पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं। देयर आर 3000 वहाँ के आप कह लो कि पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं हु वर्क देयर। यूक्रेन इज़ अ वेरी फ्लरिशिंग बिजनेस हब, और उसके अंदर हमारे काफ़ी इकोनॉमिकली वेरी वायबल, बड़े वायबल है जी। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलियनेयर्स कहाँ हैं? यूक्रेन में। सबसे ज़्यादा मिलियनेयर्स यूक्रेन में, बिकॉज इट इज़ अ बसलिंग एरिया। रशिया में गेट इन देयर। आपका एक व्यू पॉइंट है कि नेटो को उसको आगे ना आने दो। येस, दैट इज़ अ वैलिड पॉइंट। द क्वेश्चन इज़, ये तो वो अपनी ग्लोबल आप पॉलिटिक्स करेगा या ग्लोबल एनेक्सेशन जो भी करेगा। वैसे थिंग इज हम क्या करेंगे? ये मेरा ये ख्याल है वक्त आ गया है कि दुनिया को एक बात अब समझ लेनी चाहिए, ये हमलों से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलना। ये आपने जो बात की है ना, ये जो ये जो उन्होंने बात की है, अब इसके अंदर डेप्थ क्या है कि स्विफ्ट अभी तक अमेरिका ने बंद नहीं किया। स्विफ्ट बंद करेगा, रशिया विल बी टोटली आइसोलेटेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन द मोमेंट आइसोलेट होगा, जावेद ने जो पॉइंट आउट किया है, वो जो गैस की सप्लाई है उससे भी तो महरूम है ना। गैस की सप्लाई, ऑयल की सप्लाई, दुनिया में एक और बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा अगर ये ऐसा हुआ। बॉस एक इंपॉर्टेंट चीज देखो,
आप किसी को आइसोलेट नहीं कर सकते। चाइना उसके साथ है, अगर वो चाइना और रशिया मिलके जिसकी तरफ आप बात कर रहे थे कि डॉलर को साइड पे कर देते हैं, फिर अमेरिका किधर खड़ा होगा? तो इट्स नॉट दैट अच्छा, इजी it's not that easy at all. इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, मुझे एक भी मैसेज आया है, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि इफ्तिखार साहब, आपने ये 40,000 का जो जिक्र किया ये मुनासिब नहीं है। ऐसा नहीं है। 40,000 में से 37,140 बाजियाब हो गई हैं, 53,000 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। अलबत्त ये आपका कहना दुरुस्त है कि 3,571 अभी तक लापता है। मैं चाहता था कि ये अच्छा किया। मैं कहता हूँ 10 खवातीन भी अगर अगवा हुई हैं, जिनकी वो माँ बेटियां हैं, उनसे पूछ के देखें। यस, और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजात। अब वो गुफ्तगू हम करेंगे जिसको सुनने के लिए सारे लोग बेताब रहते हैं। कौन किसको मिला है, क्यों मिला है, क्या होगा, जरदारी साहब क्या कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान क्या कर गए हैं, साजिद हक से क्या गुफ्तगू हुई खुफिया, मोहम्मद सलाई क्यों गए हैं स्पीकर के पास, मोहम्मद सलाई ने स्पीकर को क्यों क्या कह दिया है, किसने कहा था प्राइम मिनिस्टर बनाने को, शहबाज शरीफ कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं, किसी ने मुझे कहा है, जो अल्लाह मियां को मंजूर होगा वो होगा। ये हैं वो बातें। अब जो हमारे दो अगले सेगमेंट हैं। जी बुखारी साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को पब्लिकली यही कहना चाहिए था कि मुझे तो नहीं पता भाई, क्योंकि जो फैसले हुए हैं उसको अभी रिवील उस तरह से करना कि उस सारे को पब्लिक में फेंक दिया जाए, ये विजडम का तकाजा नहीं है। बहुत ही कॉन्फिडेंस के अंदर फैसले हुए हैं और यकीनी तौर पे फैसले हुए हैं। मैं बता रहा हूँ आपसे, ये कहना कि ये फिजल आउट हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। मैं कि ये वो कह रहा स्टेज हूँ गुजर कि गई है। 50-50-50 है। कल मैंने 50 का, आज भी मैं 50 कह रहा हूँ। हाँ, मुझे आज शक मैं पड़ रहा है, आपके अगर इमरान खान बाहर निकला है तो 50 भी कम हो सकता है। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे, मैं जसारत कर रहा हूँ आपके सामने ये कहने की कि अब ये मामला 70 और 30 का है, 50-50 का नहीं है। इसलिए कि अपोजिशन पिछले 3-3.5 साल में इस तरह से कभी एक पेज पर नहीं आई, जिस तरह जावेद कह रहे थे, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जावेद जो है, इसकी मुस्कुराहट सॉरी मुझे समझ आ रही है, इसलिए कि उसको अंदर की खबर का पता है कि हुआ क्या है असल में। देखिए, सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू इसने कल कहा था कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो चौधरी बिरदरान होने जा रहे हैं। यकीनी तौर पे ऐसा ही है। आज जो बात हमारे सामने आ रही है उसमें यह है कि चौधरी बिरदरान ने यह कहा है कि अगर आप 1.5 साल के लिए पंजाब की चीफ मिनिस्टर सिर्फ हमें दे दें और सूबों में असम्बलियाँ ना तोड़ें, नेशनल असम्बली को तोड़ दें और वहाँ नए इलेक्शन करा लें, तो उन्हें कोई इतराज़ नहीं है। ये पैकेज है, ये पैकेज डील है और ये डूएबल्स डील में शुमार होती है। बुखारी साहब, इस पैकेज डील में हम गरीब आवाम की भी कोई तस्करा है? कोई महंगाई कम होने का, घी के रेट कम सारा होने का, अपोजिशन का प्रेमिस ही महंगाई है। महंगाई के बगैर तो कोई कैंपेन ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मुझे तो कैंपेन ऐसी लगती है कि ये जाती कैंपेन बन गई है कि उसको रिप्लेस करना है, और उसके रिप्लेस करने की वजूहत वही है जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये कब नहीं किसी हुआ। तैनाती वैनाती की बात हो रही है, वहाँ भी एक प्रेशर डेवलप हो रहा है। मेरी कौन बात नहीं, कर रहा है? साहब, एक मिनट। 1985 से जिस पॉलिटिक्स को आप देख रहे हैं अंदर से और डिटेल उसका अंजाम ही तो देख लो ना यार। एक सेकंड ना, जावेद, उसका अंजाम ही देख लेना। पिछले 35 साल से जो पॉलिटिक्स हो रही है अब भी वही हो रही है। जावेद, भाई बड़ी साहब, मुझे खुशी आप की ये बात है। बताएं कि कोई खुशी की बात है। तो फिर नहीं, सवाल ये है कि 1985 के रेट देख लो और आज के रेट देख लो, और तनख्वाह 1985 की देख लो, आज की देख लो। भाई मेरा इशू जो है बड़ा, मतलब मैं असल में नहीं अच्छा एंकर बन सकता और साफ़ी बन सकता कि मेरे पास इस तरह की चुलबुली खबरें नहीं है। मेरे पास यही मसला है कि भाई तुम चेंज कर रहे हो, मेरा क्या बनेगा, गरीब का क्या बनेगा, रेट कम होंगे, एजुकेशन बेहतर होगी, दवाइयाँ सस्ती होंगी, इसका भी कोई जवाब दे या नहीं? यानी हर चीज़ का मैं सवाल करने की आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं अपोजिशन से करूं। इस सवाल का जवाब नहीं, ये सवाल नहीं कर सकता मैं। इस सवाल का जवाब बिल्कुल है। क्या है? अगर अपोजिशन जिस एजेंडे के तहत आई है या जिस एजेंडे पे लॉन्ग मार्च की भी बात हो रही है, ये दोनों चीजों का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि इस मुल्क में 3 चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। नंबर 1, नंबर 1 गवर्नेंस, नंबर 2 कि जो महंगाई बिकॉज ऑफ द गवर्नेंस, बिकॉज देयर आर 2 इश्यूज। आई एग्री Because of bad governance. तो जो बैड गवर्नेंस की वजह से आपकी ज्यादा महंगाई हो रही है, जिसकी वजह से आप दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे महंगे होते जा रहे हैं, तो उस चीज को तो कम से कम कंट्रोल किया जाए। और उसमें देखें इफ्तिखार साहब, मुझे कहने में बिल्कुल जाती पॉलिटिक्स हो रही है, मैं इसमें बिल्कुल आपके साथ हूं इस बात पे, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये कहने में भी कोई हर्ज नहीं है
कि इस पॉलिटिक्स होने की मेन वजूहत इमरान खान की हुकूमत की नाकामी है। लेकिन ये जो शेख रशीद धमकी दे रहा है, शेख रशीद कह रहा है कि अगर ये मामला इस तरह ना हो हमारे काबू में, हमारे काबू से मुराद है इमरान खान। वो कहता है अगर पीटीआई को आपने इतना ज़्यादा दीवार के साथ लगा दिया तो मुमकिन नहीं तो सारी चीज़ें लपेट दी। कौन लगा रहा है? देखें, ये जो बात कर रहे हैं ना जावेद, देखें हम एक मैन सेंट्रिक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप पॉलिटिक्स, आपने नेशनल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हो। आप सब एक गैंग अप हुए हो। पहले आप नवाज शरीफ के साथ हुए, पहले आप जरदारी साहब के साथ हुए, आज आप इमरान खान के साथ हो रहे हो। आप पीपल मैन सेंट्रिक पॉलिटिक्स कर रहे हो। महंगाई, हर एक उसके दौर के अंदर महंगाई आई या हर दौर के अंदर प्रॉब्लम आई। ये नारे मैंने सुने हुए हैं, और यार इधर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आपने नारे सुने, इसका मुझे हल चाहिए यार। इसका हल बड़ा मैं इक़्तिदार दे दूं, मैं इमरान खान को फारिग कर दूं, आप आ जाएं जी। ओ भाई मेरा इशू किधर है? आपका इशू पता कहाँ है? हाँ। आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं। कौन करेगा? और सर यही तो प्रॉब्लम है। कौन गारंटी देगा? सर ये भाई साहब कौन गारंटी देता है? आपके पास लॉज आवाम को उनके मसाइल के हल की गारंटी कौन देता है? आपके पास पूरा सिस्टम मौजूद है। मुझे इजाजत दीजिए। खान साहब ने कहा 85 से लेकर अब तक का सिस्टम यही है कि मेरी तो कुछ सुनी नहीं रहा। You don't want to work। भाई साहब मुझे भी अर्ज कर लेने दीजिए कुछ। देखिए गुजारिश ये है, जो खान साहब कह रहे हैं कि जी आप कह रहे हैं कि पर्सन ओरिएंटेड जो है कैंपेन है सारी, ये कब नहीं थी? कब नहीं थी? अयूब खान के यही तो मैं सर मुझे बात तो हैं। मुझे तो कर लेने देना, बाद में हवाले दे लूँ ना। यूडीएफ की मूवमेंट अयूब खान के खिलाफ थी, वो हो गए। पीएनए की मूवमेंट भुट्टो के खिलाफ थी, वो हो गए। आईजीआई की मूवमेंट बेनजीर के खिलाफ थी, वो हो गए। आप शुरू हो जाए, आते जाए। पीटीआई की मूवमेंट पर्सन ओरिएंटेड रही है। रुक जाए एक सेकंड, इधर तक आप रुक जाए। मुझे सिर्फ आप एक हवाला दे दें कि जिन अदवार का आपने इजहार किया उधर कहीं बैड गवर्नेंस और करप्शन का इशू था। ये इजाफी 2 इशू हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मुझे वहां तक मुझे आने तो दें, वहां तक मुझे आने तो दें। मैं ईमानदारी से ये समझता हूं कि इसकी जिम्मेदार ना ये अपोजिशन है, उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए इसकी जिम्मेदार इमरान खान साहब और उनकी वो काबीना, उनके वो मशीर हैं जिन्होंने 3.5 साल तक अपनी मिनिस्ट्री का कोई एक काम नहीं गाया टीवी पे आके। 10 बेहतरीन मिनिस्टरों का कर दी जी। वो किया क्या है उन्होंने? वो चोर, पुराने चोर, वो चोर, एक पेज। दिस इज नॉनसेंस। एक पेज पर आ रहे हैं, कल या परसों कोशिश कर रहे हैं दोबारा। ख्वाजा, मैं ब्रेक पे जाने से पहले फिर एक दफ़ा अपने तीनों दोस्तों से कहूँगा और पाकिस्तान के सियासतदानों से भी कहूँगा, ठीक है गवर्नेंस अच्छी नहीं है, मसाइल ख़राब हुए हैं, चीज़ों को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। आपका हक़ है कि जमहूरी तौर पे आप कोशिश करें, लेकिन जब आप वो कोशिश कर रहे हैं मुझे भी कोई हौसला दें, मेरी भी बात करें, मुझे भी बताएं कि सारे मामले की तब्दीली के बाद भला इलेक्शन जल्दी होते हैं या बाद में होते हैं, मुझ गरीब को दालें सस्ती मिलेंगी। खान साहब की दूसरे खान साहब के साथ कुर्बत का इजहार है ये, वो भी यही कहते हैं कि इशू की है, इसलिए अच्छा अब वो भी खान साहब ब्रेक के बाद मैं आपसे इसका जवाब दूंगा, फिर आप जवाब दीजिएगा मुझे। फजल यहाँ पे तो बड़ा अच्छा मजाक आप शुरू होने लगा, और शुक्र है कि गरीबों के हवाले से मुझे बात करने का अल्लाह मियां ने हौसला दिया। और मेरे दोस्तों को गरीबों की बात शायद पसंद नहीं आ रही, क्योंकि वो चाहते हैं ये मुतालबा किए ना जाए। एक दर्द का खान साहब के उसके दिल में है, दूसरा आपके दिल में है। वेलकम बैक ख्वाजा। जब भी हम ये सवाल उठाते हैं, किसी महफिल में उठाएं कि गरीब का क्या बनेगा, तो लोग कहते हैं कि ये कोई अब बात है, क्या बातें कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है मुल्क की मसाइल इतने हैं, हिंदुस्तान से हमारे तल्लुकात ऐसे जा रहे हैं, हमारे पास ज़र मुबादला इतना बढ़ गया है, हम इधर। मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ कि भाई क्या गरीब को खाद सस्ती दे सकते हो, क्या गरीब को दालें सस्ती दे सकते हो? तो यहाँ भी मैंने बात की, और अब मेरा दोस्त जावेद मुझे बताएगा कि गरीब कुछ चीज़ ही नहीं होती है, और उसका कोई मसला नहीं है। जी, गरीब का जितना मसला है मेरा ख्याल है कि मेरे से ज़्यादा कोई नहीं बोलता हूँ। ठहर जाए, असल बात क्या है, देखें जो आपका सिस्टम चल रहा है, जिसकी तरफ हम बात कर रहे हैं, उस सिस्टम में शहबाज शरीफ ने स्टार्ट में इनिशिएटिव लिया कि आए हम मिल के इकॉनमी के ऊपर इकट्ठे बैठ के पॉलिसी बनाते हैं और पाकिस्तान को लेके चलते हैं। ये वो चीज़ थी जिस पे आपके प्राइम मिनिस्टर को एग्री करना चाहिए था।
जब हुकूमत हुकूमती काम ना करे, हुकूमत का काम अपोजिशन से अच्छी डिस्कशन करके अच्छी चीज़ों को लेके कंक्लूड करके आगे लेके चलना चाहिए। इसी तरह अपोजिशन को आपने पहले दिन से अपोजिशन को साइड पे कर दिया, ना आप मिलना चाहते हैं, ना सलाम लेना चाहते हैं, ना आपसे गवर्नेंस हो रही है, ना आपसे महंगाई कंट्रोल हो रही है, और ना ही आप लोगों की टीम बना के लोगों को लेके बहुत जब ये जो बात तो महंगाई और चीजें कैसे कंट्रोल बुखारी होंगी? साहब जावेद जो बात कह रहे हैं, मैं इसको फॉर सेक ऑफ डिस्कशन मान लेता हूँ कि इमरान खान चला गया, ये आगे शहबाज वगैरह आगे, महंगाई का कुछ होगा? देखिए गुजारिश ये है कि एक तो ये कैंपेन सारी है ही इसलिए महंगाई को बेस बना के सारे इकट्ठे हुए हैं। महंगाई का हल अगर नहीं करेंगे तो इनसे ज़्यादा जूतियाँ पड़ेंगी इनको। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि वो जो आप मुझे प्रोवोक कर रहे थे पिछले सेगमेंट के खात्मे पे, मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहता हूँ अगर आप इजाज़त मैं दें आपको मुझे। प्रोवोक कर रहा था, हाउ कैन आई डेयर। पाकिस्तान के ऊपर दो खौफनाक एलिगेशंस हैं, एक टेरर फाइनेंसिंग का और एक मनी लॉन्ड्रिंग का। FATF में आपकी गर्दन काहे के लिए फंसी हुई है? अब उन्होंने सबूत देने के लिए आपके नेशनल बैंक को जुर्माना कर दिया है। सुना है एक कोई जुर्माना किया है? जी जी, जुर्माना भी थोड़ा सा नहीं हुआ है, $5,54,00,000 का जुर्माना हुआ है। और एलिगेशन ये है, मुझे याद आ रहा है बुखारी से कोई पुराना केस था। अच्छा सर, जरा मैं ताज़ा भी बता देता हूँ। अच्छा, दूसरा आप भूल गए स्विस लीक्स, नाम तो मैं भी नहीं ले सकता, ना लेने चाहिए, लेकिन स्विस लीग में भी बेपनाह लोगों ने पैसा वहाँ रखा हुआ है, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो दूसरों के ऊपर चोर चोर के नारे लगाते रहे, उनके हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान के गले के ऊपर FATF की तलवार जो है वो लटकने तो क्या देगा, मुझे लग रहा है कि वो कहीं चल ना जाए। अब ये जो आपने बात की है, देखें ये US फेडरल बोर्ड ने अनाउंस किया है $20.4 million पेनल्टी अगेंस्ट द बैंक फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशंस। There you are. ये That's what I'm saying. यही जो बात कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि नेशनल बैंक अलाउ, मुझे लगता है खान साहब के पैसे पड़े हैं वहां। नहीं ओ सर, आगे मेरे पैसे नहीं पड़े। मैं डिबेट इसलिए मैं कहता हूँ 2014 का केस है। वो तो आगे तो सुने ना जी, फरमाइए। उन्होंने कहा है, ये बड़ा गौर से सुने, वो कहता है US रेगुलेटर्स हैव रिकॉग्नाइज्ड द पॉजिटिव चेंजेस, मेनी पॉजिटिव चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम न्यू मैनेजमेंट। आप सही कह रहे हैं, ये पुराने केसेस आ रहे हैं, अब ये खुले 2016-2020 रहे तो पाकिस्तान के ही ना, अगेंस्ट तो पाकिस्तान अच्छा, के हम बात कर रहे थे, जो हम बात कर रहे हैं, अच्छा लेट्स गो बैक टू दैट। पार्टी पोजीशन क्या है? मार्च ही में क्यों सारी की सारी ये कोशिश की जा रही है? अब चौधरी ये कहते हैं कि हमें अपना 2 चीफ मिनिस्ट्री, चौधरी कहते हैं कि जनाब हम टर्म पूरी करेंगे। क्या इसके बाद काफ लीग एक बड़ी ताकत के तौर पर नहीं इमर्ज कर जाएगी कि उसको 1.5 साल यहाँ पे दे दिया जाए और फिर इलेक्शन हो? क्या ये हकीकत है कि ये पोजीशन तो कोई ऐसी नहीं आ जाएगी कि कोई एमरजेंसी मुल्क में लग जाए, क्योंकि इतना अगर क्राइसिस क्रिएट होता है, अनसर्टेनिटी होती है और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं कामयाब होता, लेकिन खिंचाव रहता है, वही 50-50 पे 49-51 होता है, तो फिर होगा क्या? एक जिम्मेदारी से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इमरजेंसी खुदा न खास्ता इस मुल्क में लगती है तो वो खान साहब नहीं लगाएंगे। अच्छा, आपके दो भाई नहीं बड़ी लगाएंगे। एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई 2 minutes भी है है पिछले 24 घंटे में, वो है जहांगीर खान तरीन के हवाले से। जहांगीर खान तरीन के हवाले से एक खबर तो नहीं चली, वो तो अभी चली है, लेकिन वो 3 दिन पहले हॉस्पिटलाइज थे, उसके बाद घर आए, उसके बाद कल जहाज़ लेकर लंदन चले गए। इस वक्त मेरी इतला के मुताबिक वो लंदन में हैं और वो कोमा में हैं, ये मेरी इतला है। बाकी हम दुआ गो हैं, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। ये इस पूरे कॉन्टेक्स्ट मैंने तो ये भी सुना है कि उनके सारे टेस्ट क्लियर हैं, उनका पूरा सिस्टम सही काम कर रहा है, लेकिन वो बेहोश है। इस डेवलपमेंट के देखने वाली चीज क्या है कि आने वाले दिनों में क्या असरात होंगे, जो एक मूव बनी हुई है वो किस तरह एंड गेम की तरफ जाएगी। लास्ट कमेंट। देखिए जी, अगर तो ये जो बता रहे हैं उसमें ऑथेंटिसिटी है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो मूवमेंट चल रही है, आई थिंक इस मूवमेंट को एक बहुत बड़ा झटका पड़ेगा, बहुत बड़ा झटका पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे absence of He was the balancing vote. He was the balancing He was the most part. important factor. Very important factor. More important than the allies. Yes. आज का प्रोग्राम अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर एक लम्हे के लिए पूछूंगा, वन आंसर येस में। लोग कहते हैं सर इसके पीछे जो अदम एतमाद आ रहा है, अमेरिका और बरतानिया की ख्वाहिश है कि इमरान खान चला जाए, क्या ये ऐसा मुमकिन है? No. क्या ये मुमकिन है? नहीं, ऐसा नहीं। क्या ये हाँ, मुमकिन ये है? मुमकिन है, इसलिए ठीक है। कि इमरान खान साहब अगर ये कहें कि एब्सोल्युटली नॉट, तो अमेरिका साजिश करने से कभी बाज नहीं आएगा।
उनके हजरात, खिलाफ साजिश है। तो फिर हमारी अपोजिशन को इस साजिश का हिस्सा बनना चाहिए कि नहीं? इसका भी जवाब देते थे। बाई ख़वातीन चॉइस और हज़रात, बाई नो चॉइस बन रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, मुझे अभी जो ये बात इसने शेयर की है जावेद ने, अगर ये हकीकत पर मबनी है तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता करें, बिकॉज ही इज़ अ मैन हु हैज़ बीन फाइटिंग वेरी कामली एंड क्वाइटली अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और ये मुझे पता लगा था उनके मिदे का मसला है और वो कॉम्प्लिकेशन में जा रहे हैं। अदा खैर करे, कल मुलाकात होगी फिर। अब आपसे देखते हैं कल तक क्या और तब्दीलियाँ आती हैं, कौन किधर जाता है, कौन क्या बयान देता है। कल तक के लिए मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दें, कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।